आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक ऐसी कहानी की तरफ लेके जा रहे हैं जो अक्सर राष्ट्रीय सुर्खियों से थोड़ी दूर रहती है। हाँ, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है, ये बात तो है। बिल्कुल, ये कहानी है जशोदाबेन मोदी की। उनकी जिंदगी का ये पहलू आप कह सकती हैं काफी हद तक खामोशी में बीता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भुला दिया गया हो। सही कहा। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं ना। हाँ जी, तो इन दस्तावेजों के हिसाब से देखें, जशोदाबेन का जन्म 1952 में हुआ, गुजरात के ब्रह्मवाड़ा गांव में। जी, एक सामान्य परिवार में। और उस जमाने की कई लड़कियों की तरह उनकी शादी भी काफी कम उम्र में हो गई थी। हाँ, तब नरेंद्र मोदी की उम्र जहां तक स्रोत बताते हैं 17 साल के आसपास थी। अच्छा? हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है, और स्रोतों में ये साफ तौर पर लिखा है कि ये कोई ऐसी पारंपरिक शादी नहीं थी जहां पति पत्नी साथ रहते हों, घर बसाते हों। ओह। बताया गया है कि शादी के शायद कुछ ही समय बाद नरेंद्र मोदी घर छोड़कर चले गए थे। पहले शायद आध्यात्मिक खोज में और फिर बाद में उनका झुकाव राजनीतिक सक्रियता की तरफ हो गया। तो असल में वो कभी एक साथ रहे ही नहीं पति पत्नी के रूप में। अच्छा। हाँ, जैसा कि इन दस्तावेजों में जिक्र मिलता है, और दशकों तक तो ये बात सार्वजनिक तौर पे किसी को पता ही नहीं थी। बिल्कुल, यही बात तो थोड़ी चौंकाने वाली लगती है। हाँ, कि 2014 तक आमतौर पर लोगों को इस शादी के बारे में जानकारी ही नहीं थी। जी। फिर जब प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकन भरा गया, तब पहली बार चुनावी हल्फनामे में उनका नाम पत्नी के तौर पे लिखा गया। हाँ, वो पहली सार्वजनिक स्वीकृति थी एक तरह से। सही। और जाहिर है उस खुलासे के बाद मीडिया में काफी हलचल हुई, वो तो होना ही था। हाँ, स्वाभाविक है। स्रोत बताते हैं कि जशोदाबेन, जो उस समय तक एक स्कूल टीचर के तौर पर रिटायर हो चुकी थी, जी हाँ, सेवानिवृत्त शिक्षिका। उन्होंने इस पूरी स्थिति को बहुत ही शालीनता और कह सकते हैं गरिमा के साथ संभाला। उन्होंने कथित तौर पर नरेंद्र मोदी की सफलता पर गर्व जताया और उनके लिए शुभकामनाएं भी दी। अच्छा। जिस तरह का संयम उन्होंने उस वक्त दिखाया, वो वाकई ध्यान देने लायक था। आज की बात करें तो दस्तावेज क्या कहते हैं? वो कहाँ है, कैसे हैं? दस्तावेजों के अनुसार वो गुजरात में ही एक शांत साधारण जीवन जी रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री आवास या वैसा कुछ नहीं। नहीं, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ना ही उन्हें कोई विशेष दर्जा या कोई सार्वजनिक पहचान मिली हुई है। हाँ, वो काफी आध्यात्मिक बताई जाती हैं। और एक बात और थी, शायद उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर कुछ जानकारी मांगी थी आरटीआई के जरिए। हाँ, ये बात भी सामने आई थी। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई का इस्तेमाल किया था उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ स्पष्टता पाने के लिए। सही कहा। और ये बात भी महत्वपूर्ण है, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, कि उन्होंने कभी खुद के लिए कोई पद या कोई खास तवज्जो नहीं मांगी। उनकी कहानी अपने आप में कई परतें खोलती है, जैसे परंपरा और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का टकराव। हाँ। उस दौर में, और शायद कुछ हद तक आज भी, महिलाओं की स्थिति और व्यक्तिगत त्याग जैसे मुद्दे, ये सब उनकी खामोशी में भी नजर आता है ना? बिल्कुल। तो ये सिर्फ किसी बड़े नेता की कहानी का एक छोटा सा फुटनोट भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन स्रोतों का निष्कर्ष यही लगता है कि वो शायद उन अनगिनत भारतीय महिलाओं का प्रतीक है जिन्होंने चुपचाप अपना जीवन जिया है। हाँ, अपनी निजी कहानियों और मुश्किलों को बिना किसी शोर शराबे के सहाय। उनकी खामोशी वाकई बहुत कुछ कह जाती है। जैसा कि स्रोत भी कहते हैं, ये कहानी राजनीतिक कम मानवीय ज्यादा लगती है ना? हाँ, मानवीय पहलू ज्यादा उभर कर आता है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक अपेक्षाएं और फिर वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, ये सब कैसे एक दूसरे से गुंथ जाते हैं। हाँ, और ये हमें एक सवाल के साथ भी छोड़ जाती है कि जब सार्वजनिक जीवन इतना विशाल हो, राजनीतिक माहौल इतना गतिशील हो, तो इस तरह की जो खामोश सहनशीलता होती है, वो किसी व्यक्ति की अपनी आंतरिक ताकत के बारे में क्या बताती है और समाज की अपेक्षाओं के बारे में क्या दर्शाती है। सही, ये एक विचार है जिस पर श्रोता खुद सोच सकते हैं। बिल्कुल, इस पर मनन किया जा सकता है।